नमस्ते साथियों। देखिए, आपको खुश रहने के लिए भी किसी रिश्ते की आवश्यकता नहीं है और दुखी रहने के लिए भी किसी रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ पैसे कमाने से ही आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो जाते। यदि आप इमोशनली दूसरों पर डिपेंडेंट हैं तो आप लाखों रुपया महीने का कमा करके भी कभी खुश नहीं रह सकते। और यदि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। पैसे से एक बार को कमज़ोर हो भी तो भी चलेगा, लेकिन मेंटली अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने सोचने की पावर अगर आपने किसी के हाथ में नहीं दी है, किसी की हरकतें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, तो यकीन मानिए आपको कभी कोई दुखी कर नहीं सकेगा। आप हमेशा खुश रहोगे, हर हाल में, हर परिस्थिति में खुश रहोगे। सबसे पहले आपको अकेले अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। ये पहला स्टेप है खुश रहने के लिए। और मेंटली स्ट्रांग भी आप तभी बन पाओगे जब आप खुद को खुश रखना जान जाओगे, सीख जाओगे। तो स्वार्थ की बात नहीं है इसमें। स्वार्थ नहीं, जैसे एक नर्स होती है ना, हॉस्पिटल में सारा दिन मरीजों में जाता है उसका दिमाग। डॉक्टरों का भी, साइकेट्रिस्ट लोगों को देख लो, ये डॉक्टर्स तो हर समय मेंटल पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी खुशी नहीं खराब होने देते। और उनको देख देख कर आधे से ज़्यादा दिन उन लोगों का ऐसे पेशेंट्स के बीच में बीतता है, नर्सिस का भी, डॉक्टर्स का भी। फिर भी वो कितने खुश रहते हैं, दुखी नहीं होते। उनको सोच सोच के खाना नहीं छोड़ते, हाय कितना ख़राब दिन था हमारा आज, कितने मरीज़ आए, कितनी बुरी बुरी हालतों पर आए। ऐसा कुछ नहीं, अपनी खुशी अपने हाथ में। तो इसी सिद्धांत को हर जगह घटित कर लेना कि आपका सामना भी नार्सिसिस्ट से पड़ता है या और भी किसी टाइप के व्यक्ति से पड़ता है, तो हमको कैसे खुश रहना है, अपने आप को मेंटली, अपनी सोचने की चाबी जो है ना, सोच की, अपने दिमाग के ताले की चाबी अपने हाथ में रखनी है। हम जब चाहेंगे तब किसी के विचारों के लिए हमारा दिमाग का ताला खुलेगा और हम उसके विचारों को प्रवेश देंगे। अच्छे विचारों को, हर तरह के विचारों को कूड़े कचरे की तरह से उठा के फेंक देंगे डस्टबिन में। हमारे दिमाग में जगह नहीं है उसके लिए। ये ऐसा स्टोरेज है कि जहाँ चीज़ें, अच्छी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, ऑर्नामेंट्स सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले करना है कि अकेले में रह करके हम अपने आप को खुश रख सकें। वो कला हमें सीखनी पड़ेगी। कैसे, थोड़ा सा बताती हूँ। जो मैंने किया अपने जीवन में वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बोलती हूँ, कुछ भी बाहर से ओढ़ा हुआ नहीं बोलती, नकल करके नहीं बोलती। सब जो मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर किया और सफलता पाई, वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको प्रभाव भी वही डालेंगी, है ना। तो कैसे करना चाहिए कि आप सैर करने निकलो। जनरली हम क्या करते हैं, सैर तो करते भी हैं ना, तो कंपनी ढूंढते हैं कि कौन चलेगा हमारे साथ सुबह सुबह यार सैर पे, सुबह या शाम। किसी कंपनी को मत ढूंढो, अकेले निकल जाओ सैर करने। आजकल तो इतना अच्छा अच्छा सब कुछ है, इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास कि पॉकेट्स होती हैं कपड़ों में, पॉकेट के अंदर रखो अपना मोबाइल, कान में लगाओ हेडफोन्स और म्यूज़िक सुनते हुए, जो आपको पसंद है, म्यूज़िक है, ओम चैंटिंग है या कोई भजन है, जो आपको पसंद है वो सुनते हुए आप सैर करो। ठीक है, माइंड भी अच्छा रहेगा, बिजी भी रहेगा और आपकी सैर की सैर हो जाएगी, खुश रहोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अपना काम खुद करने की आदत जितनी होगी उतनी हमारी खुशी कायम रहेगी। देखो कैसे, मेरे घर में सर्वेंट्स हैं, खाना भी बनाते हैं, मुझे नहीं बनाना पड़ता। मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि मैं खाना बनाऊँ। आज की तारीख में छोड़ दी मैंने सारी बंदिश, लेकिन फिर भी मैंने फ़ील किया कि जब मैं खुद खाना बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि अपनी सोच की, अपनी खुशियों की जो वाइब्स है ना, वो खाने में जाती हैं। बहुत साल पहले मेरे एक योगा टीचर होते थे, उन्होंने हमें ये बात बोली थी कि स्पेशली महिलाओं को क्या करना चाहिए, कभी भी ना गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए, कभी भी डर से नहीं बनाना चाहिए। उससे खाने वाले के पेट में दर्द हो जाएगा, उसके पेट खराब हो जाएगा।
तो उन्होंने तो बहुत सीरियसली ये बात कही, लेकिन मैं थोड़ी जॉली नेचर की हूँ तो मैंने मजाक में बोला, वो भी आपको बताती हूँ। मैंने मजाक में बोला कि ओ तो सर इसीलिए मेरे हस्बैंड का पेट खराब रहता है, क्योंकि मैं तो बहुत गुस्से में बनाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने फिर महसूस करी एक समय पर आकर कि नहीं करना चाहिए हमें, शांत चित्त होकर। फिर अपने हाथ का जो एक अपने टेस्ट का जो हम खाना बनाते हैं वो ये कुक लोग नहीं बना पाते, कितना भी ये एफर्ट्स डाल लें। पर ये क्योंकि ये तो नौकरी समझ के करते हैं, मन से थोड़ी करते हैं। हम अपने लिए मन से बनाएंगे तो अपना काम खुद करने की आदत डालें। मैं तो अपने कमरों की सफाइयाँ भी अक्सर खुद करती हूँ, चाहे सर्वेंट कर दे, उसके बाद भी मैंने तो करनी है, मोस्टली करनी होती है, कभी कभी छोड़ती हूँ, स्टैंडिंग पोछा लगा देती हूँ। तो अपने काम खुद करें तो आप खुश रहेंगे। और आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, इस कभी आज इस समय पे खा लिया, कभी उस समय पर खा लिया, ऐसा नहीं। एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि, और एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अपनी भावनाएं खुद पर इन्वेस्ट करनी होंगी, अपनी भावनाएं फर्स्ट नंबर पर। और वो पहली भावना यही है कि हम अपने को खुश रखें, किसी भी हालत में हम खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। तो अपनी सारी भावनाएं अपने पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कीजिए। फिज़िकल हेल्थ में इन्वेस्ट किया गया आपका हर प्रयास भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे कोई डिप्रेशन में होता है तो उसको मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं। तो ये योगा जो भी है ये सारा फिज़िकल में चला गया ना, फिज़िकल एफर्ट्स में। लेकिन वो कराते किस लिए हैं? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब्ड है बंदा, इसलिए। तो फिज़िकल एफर्ट्स भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेंटल तो खुश रहना है ही, मेंटली हम जितने खुश होंगे फिज़िकली उतने फिट रहेंगे, नो डाउट। पर फिज़िकल एफर्ट्स भी, ऐसा नहीं, ये गलती नहीं करें कि हमारा शरीर तो बिल्कुल हेल्दी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, कोई कभी हम बीमार भी नहीं पड़ते, तो फिर क्यों करें हम योगा? नहीं, क्योंकि मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ का आपस में कनेक्शन है। तो इस तरह से योगा करें, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एफर्ट्स करें, है ना। जैसा कि मैंने कहा, कुकिंग में भी बिजी रख सकते हो। किसी को गाना आता है, गाओ खूब दिल खोल कर, कोई नहीं है सुनने वाला, शीशे के आगे खड़े होके गाओ। बोर हो रहे हो, कोई बात करने वाला नहीं है, जाकर शीशे के आगे खड़े हो जाओ, खुद से बात करो। देखो बात करते समय हमारे फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, और फिर एनालाइज करो कि वो एक्सप्रेशंस कहीं हमारे ख़राब तो नहीं आ रहे, गुस्से वाले तो नहीं है, कहीं इरिटेटिंग तो नहीं हो रहे हम, कोई इरिटेशन वाले तो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हमारे फेस पे, जिनको देखने से सामने वाला जिससे हमारी कन्वर्सेशन हो रही होगी उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम ही नहीं देख पा रहे अपने एक्सप्रेशंस को, है ना। तो इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और खुद से बात करने की आदत बढ़ेगी। ठीक है, वो खाइए, वो पहनिए, वो कीजिए जो आपको खुशी दे। मैं तो कई बार, मुझे रात को ना नींद ना आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई टेंशन से नहीं है, ये उम्र का वो है तकाजा, उम्र के कारण। 70 साल की हो गई तो ऑब्वियसली भाई नींद तो दूर भागेगी ना मुझसे। तो मैं पूरी पूरी रात जाग जाती हूँ। तो अब बोर भी होती हूँ, क्या करूँ, आधी रात को उठ के, हर समय तो मोबाइल में आके नहीं गड़ा सकती, तो मैं तो उठ के डांस करना शुरू कर देती हूँ। कमरा बंद किया, लास्ट कोने वाले कमरे में चली जाती हूँ जहाँ से पूरे घर में किसी को आवाज़ नहीं जाती, और जाके खूब डांस कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, मन एकदम खुश हो जाता है, फील ही नहीं होता कि नींद नहीं आ रही है। और पूरा दिन, नेक्स्ट डे पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, सब काम करती हूँ, घूम के भी आती हूँ, सब। कोई कह ही नहीं सकता मेरा फेस देखकर कि मैं रात भर की जागी हुई हूँ। सोच सकते हो आप? तो ये सब हरकतें करो, पागलों की तरह। रोने का मन कर रहा है, रो लो, कमरा बंद करके बाथरूम में घुस जाओ, बाथरूम बंद करके खूब रो लो, उसके बाद अच्छे से मुंह धो के परफ्यूम वगैरह छिड़क के बाहर निकल आओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप क्या करके आए हो। तो ये अपनी फीलिंग्स को रोको भी मत, और जो आ रही हैं उनको बह जाने दो, और खुश रहने की कोशिश करो। इस तरह से आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, क्यों पता है क्यों मैं ये सब कह रही हूँ? क्योंकि देखो, दूसरों को खुश करने के लिए
आप कितनी भी ईमानदारी के साथ जान लगा करके भी एफर्ट्स कर लोगे ना, तो भी आ, वो हर खुशी जो आप दूसरों को देने की कोशिश कर रहे हो, अगर मिल भी गई किसी को तो वो टेम्परेरी होगी। आपके एफ़र्ट्स भी टेम्परेरी होंगे, आपके एफ़र्ट्स के जो रिज़ल्ट आएंगे सामने वाले में वो भी टेम्परेरी होंगे। अगले ही पल हो सकता है उसका फिर मूड बदल जाए, और बदल ही जाया करता है, हमारे भी तो बदलते हैं ना। तो मूड बदल जाए और फिर आपकी खुशी अधूरी रह जाए, या दूसरे ने आपके लिए कोई एफ़र्ट किया और आपको उससे खुशी मिली, तो आपकी भी वो खुशी टेम्परेरी है, कुछ ही देर में आपका भी मूड बदल जाएगा। अभी तक जो आप एक हंसी मजाक के मूड में थे, हो सकता है कि वो चलते दौर में 2 मिनट में ही आपका मूड चेंज हो और आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा होने लग जाओ कि यार बस करो, मुझे नहीं सुनने ये फालतू के जोक्स, है ना। तो फिर वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि अभी तक तो इतना हंस रहे थे ये मेरी बातों पे, मेरी चुटकुलों पे, इतना हम इंजॉय कर रहे थे, अचानक क्या हो गया कि इसको इरिटेशन हो गई। तो ये सिद्धांत को समझो कि मूड हमेशा टेम्परेरी होता है। एक समय के अपने छोटे से मूड को लेकर के ना अपना मूड खराब करें ना दूसरे का खराब करें, ठीक है। ये सब मोमेंट्री हैं, लेकिन आप अपने लिए जो एफर्ट्स करोगे ना, वो आपको धीरे धीरे परमानेंसी की तरफ लेकर के जाएंगे। वो टेम्परेरी नहीं होंगे, वो आपको एक आदत बन जाएगी खुश रहने की, तो वो परमानेंट होगा। इसलिए दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद ना करें, खुद की खुशी के लिए वो सब काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप करना चाहते हैं। और दूसरों को खुश करने की कोशिश में क्या होगा कि एक दिन आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, एक भी व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो पाएगा। जहाँ आपकी भी उसकी मर्जी के खिलाफ आपसे इतना सा भी काम हुआ ना, वहीं आप बुरे बन जाओगे उसकी नज़रों में। सारी अच्छाइयाँ एक कोने में, और एक छोटी सी गलती, अनजानी गलती भी आपको इतना बुरा इंसान बना देगी कि आपकी सारी खुशियों को आंधी की तरह लेके उड़ जाएगी। तो इसलिए कोई खुश नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरों से मिलने वाला जो दुख होता है ना, वो भी क्षणिक होता है। ये भी समझो, बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ खुशी नहीं, दुख भी टेम्परेरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस खुशी को तो जाने देते हैं टेम्परेरी के खाते में, लेकिन दुखों को हम अपनी मेमोरी में बसाकर, दिल में बसाकर परमानेंट बना देते हैं। ये गलती अब हमें नहीं करनी है। ये खुशियों की बहुत बड़ी चाबी है जो सिर्फ हमारे हाथ में है। इसलिए अपनी खुशियों पर वर्क करना शुरू करें, है ना। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि खुद से बातें करें। खुद से बात करना सभी को नहीं आता, लेकिन मज़े की बात यह है कि करते भी सब खुद से ही बातें हैं। सब खुद से बातें करते हैं, बस शब्दों के आदान प्रदान से विपरीत मान लेते हैं। शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है, वो शब्दों का आदान प्रदान उसको मिल जाता है जब, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने किसी और से बात की, है ना। लेकिन करते हम खुद से हैं। कैसे, अभी क्लियर करती हूँ। हम औरों के साथ बात कर रहे हैं ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। देखो, आप सबके अंदर कितने ही विचार रात दिन चलते हैं, जिनमें से 90% तो हमें पता भी नहीं चल पाते, आते हैं और चले जाते हैं। तो उनमें से कुछ अच्छे विचार होते हैं, कुछ बुरे थॉट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, बुरे विचारों को बुरे विचारों को इग्नोर नहीं करते, अच्छे विचारों को इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसके उल्टा करना है। बुरे विचारों को इग्नोर करना है, अच्छे विचारों को चुनना है ना। तो और फिर वही विचारों को हमने बातचीत में शामिल करना है। खराब बातें बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो हम ये काम हम कैसे करते हैं, देखो कि हम खुद से बात करते हैं। एक अच्छा विचार आया, एक बुरा विचार आया दिमाग में, तो हम खुद से बात करते हैं कि अरे ये कितना ख़राब विचार है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे किसी की ऐसी बातें पसंद नहीं, तो मैं अपनी ऐसी ख़राब सोच किसी के सामने कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ठीक है। तो और ऐसा मैंने किया तो इससे मेरा भी और दूसरे का भी बहुत बुरा हो सकता है, मेरी बदनामी भी हो सकती है ऐसे विचारों को शेयर करने से, है ना। मेरे पैसे का भी नुकसान हो सकता है, तो मेरे नाम खराब हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से हम रोज़ अपने आप से बातें करते हैं ना, है ना, कि
आज खाने में क्या बनाएं, आज नाश्ते में क्या बनाएं। इस तरह से रोज़ अपने आप से हम बातें करते हैं, दिन में कई कई बार बातें करते हैं। कहाँ घूमने जाएं, कौन सी मूवी देखने जाएं, अच्छा चलो आज मन नहीं कर रहा, आज घर में ही आराम करते हैं, छोड़ो आज सैर करने नहीं जाते, या छोड़ो आज खाना नहीं बनाते, आज बाज़ार से ऑर्डर करते हैं। इस तरह से हम ये बातें हर समय अपने आप से करते हैं, है ना। फिर अपने को ऑप्शन देते हैं कि ये नहीं ये करना है, और ऑप्शन भी खुद चुनते हैं, देते भी खुद हैं, चुनते भी खुद हैं, ठीक है ना। और फिर निर्णय भी हम खुद लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा छोड़ना है। फिर विचार करते हैं कि चलो आज ये सब्ज़ी बनानी है तो ये कैसे बनेगी, इसकी क्या रेसिपी है, आती है तो रसोई में लग जाते हैं, क्या क्या सामान चाहिए वो जुटाने में, नहीं आती है तो यूट्यूब खोल करके रेसिपी ढूंढ लेते हैं। तो ये सारी बातें जब हम अपने आप से करते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, खुद से बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हर सवाल का जवाब हम खुद से खुद को देते हैं। तो कोई मूवी, हाँ सॉरी, ये तो मैंने मूवी रिलीज़ हुई तो ये भी हो गया। और यदि हमारा मन हाँ कर देता है तो हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना है। मूवी जाने का मन है, कोई नई मूवी आई है, तो अगर कोई कंपनी नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं चल यार खुद ही चलते हैं, उठ के चले जाओ मूवी देखने। कोई आपको रोकेगा नहीं पिक्चर हॉल में कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, आप जाओ, एंजॉय करो, वहाँ पे खाना पीना खाओ, सब करो, खूब आराम से एंजॉय करके 3 घंटे आराम से खुश होकर के आओ, ठीक है। ये करो। फिर कभी लगता है नींद बहुत आ रही है, काम बहुत हैं, कैसे सोए, अभी नहीं सो सकते, तो भी अपने आप से बात करते हैं चल यार छोड़ो आज सारे काम, पहले सो लेते हैं, या चलो बाद में सो लेंगे, पहले ये काम ख़त्म कर लें। ये इस तरह से सारी बातें हम हर समय खुद से करते रहते हैं। मन किसी काम के लिए ना करता है, हम उसको रोक देते हैं कि नहीं ये काम बहुत ज़रूरी है, ये तो अभी करेंगे, रो लेने देते हैं मन को, ठीक है। कभी किसी को फ़ोन करना है तो भी सोचते हैं, अपने मन में पूछते हैं अपने आप से कि किसको कॉल करें। ये सारी बातें फिर खुद डिसाइड करते हैं कि इसको करें कि उसको करें। तो खुद से बातें करते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं और खुद ही कार्य करते हैं डिसाइड करके, ठीक है। इस प्रकार से हम सारा दिन खुद से बातें करते रहते हैं, है ना, मज़े की बात। और देखो जब हम किसी के साथ होते हैं ना, तब भी हम पहले खुद से ही सवाल जवाब अपने अंदर करते हैं कि सामने वाले साथी को क्या जवाब देना है, तब जवाब देते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं ना, उनके झगड़े भी बहुत होते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि झगड़े उन्हीं के होते हैं जो बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। इसलिए सोच समझ के तभी बोल पाएंगे जब हम अपने आप से बात करेंगे, है ना। कितना आसान खुद से बात करना। तो अब थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है आज, लेकिन बहुत बातें हैं इस टॉपिक में कहने की। देखो आगे और बताती हूँ, आप बीच में छोड़िएगा नहीं वीडियो प्लीज़। कि खुद से बात करने की कला आपको आ गई ना, तो आप पेड़ पौधों से, पानी से, आकाश से, धरती से, पहाड़ों से, कहीं किसी से भी आप आराम से बात कर सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ 1-2 एग्जाम्पल। मैंने स्विमिंग सीखी, मुझे जब शोल्डर प्रॉब्लम आई थी तो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला स्विमिंग सीखो। पहले तो मैंने 56 साल की उम्र में हिम्मत जुटाई और मैं स्विमिंग सीखने गई, कभी पानी में नहीं उतरी थी, लेकिन स्विमिंग सीखी 56 की एज में, कैन यू इमेजिन। और बहुत अच्छी सीखी। 1 हफ्ते में, मैंने 3 महीने की कोचिंग ली थी, मेरी कोच ने मुझे 1 हफ्ते में अकेला छोड़ दिया, वो भी डीप वाले पानी में, और मैं तैर गई। और आज बहुत अच्छी स्विमिंग अपनी बॉडी, टूटी फूटी बॉडी के हिसाब से अच्छी कर लेती हूँ। तो मैं पानी से बात करती हूँ स्विमिंग पूल में। कैसे कि मैं पानी से पूछती हूँ कि हे पानी, तू हमारे तैरने में इतना सहयोग करता है तो फिर लोगों को डुबो करके मार क्यों डालता है। तो पानी मानो मुझे जवाब देता है कि अरे मैं कुछ नहीं करता इसमें। भाई जो मेरे इस नेचर को जानते हैं वो सांस रोक करके, जो जानते हैं कि मेरे अंदर उतर करके किस तरह से एंजॉय करके लौट सकते हैं, तो वो सांस रोकना जानते हैं। सांस रोक करके मेरे भीतर गहराई में उतरते हैं और पानी की गहराइयों में जा कर के वापस सुरक्षित निकल करके आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो मुझे जवाब देता है कि, और जो लोग इस कला को जानते हैं वो आनंदित होते हैं तैर करके, जो नहीं जानते वो डूब करके मरते हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
ना मैं किसी को तैरा सकता हूँ, ना मैं किसी को डुबो के मार सकता हूँ। मैं तो अपनी मस्ती में बह रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं अपनी मस्ती में रह सकते? इस तरह से जब मुझे जवाब मिलते हैं, मेरे अंदर से ही मिलते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि वास्तव में यार ये तो बहुत ही मज़े की बात है ना। और इसी प्रकार मैं 4 साल के लिए केरल के जंगलों में अकेली रह कर आई। वहाँ एक टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट था, टाइगर वो कॉरिडोर, पूरा टाइगर रिज़र्व कॉरिडोर था। वहाँ पर एक छोटा सा 15-20 कॉटेजेस का एक किसी ने बना रखा था, रिजॉर्ट टाइप। तो वहाँ मैंने रेंट कर लिया परमानेंट। 4 साल तक मैं वहाँ रही, घर आती जाती रहती थी। तो वहाँ भी मैं क्या करती थी पता है? मेरे कमरे के बिल्कुल सामने पेड़ पौधे थे, तो मैं उनसे बात करती थी और उनसे पूछती थी कि इतनी तेज़ हवाएं चलने पर भी तुम आराम से खड़े रहते हो, थकते नहीं हो, मिट्टी के अंदर तुम्हारी जड़ रूपी पैर फंसे पड़े रहते हैं, तुम हिल नहीं सकते, चाहो हिलना तो पैर निकालना नहीं निकाल सकते, यहाँ से वहाँ जाना चाहो नहीं जा सकते, तुमको तेज़ हवाएं, ठंडी आंधियाँ, बर्फीली हवाएं इधर झुकाती हैं तो तुम्हें झुकना पड़ता है, इधर की हवा होती है तो तुम्हें इधर ही झुकना पड़ता है, तो तुम्हारे दर्द नहीं होता होगा क्या? तो इस तरह से मैं उनसे बातें करती हूँ, है ना। तो पेड़ मानो मुझे कहता है कि अरे ये तो मेरी फ्लैक्सिबिलिटी है, ये तो मेरी गुड क्वालिटी है कि तुम अपने शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, कभी इधर झुकते हो कभी इधर। तो मेरी भी वही कंडीशन है, मैं भी, ये मेरी एक्सरसाइज है, मेरी बॉडी बहुत फ्लैक्सिबल है, मुझे गर्व है इस पर, तुम इसे दोष रूप से क्यों देखते हो? तो इस तरह से मुझे पेड़ पौधों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक कला है हमें, जो इस प्रकृति के माध्यम से हमें हर पल सीखने को मिलती है। तो और भी मैं बहुत सी बातें उनसे करती हूँ। तो पेड़ मुझे कहता है कि सहारे की ज़रूरत जिसे होती है वो तो कमज़ोर होता है, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी जड़ों के सहारे पे कितने सालों तक टिका रहता हूँ मजबूती से कि इतनी तेज़ हवाएं भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो ये मेरी क्वालिटी है, मेरी हेल्थ है, मैं हेल्दी हूँ। तो इस तरह से वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, बहुत ज़्यादा। तो और एक बार क्या हुआ कि मैसूर के पास कोई एक मुर्दुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, मैं वहाँ गई अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। हमने वहाँ 2 नाइट स्टे किया जंगल के अंदर, ट्री हाउस हमने बुक किया, वहाँ रहे। तो वहाँ पर क्या, रात को 12 बजे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो अपनी जीप में लेकर के जाते हैं यात्रियों को, डीप में 20 किलोमीटर्स डेंस फॉरेस्ट के अंदर हम गए। तो आधी रात को सोचो कितना डरावना सीन होगा, जीप की लाइटें भी बिल्कुल येलो लाइट की, जानवर अट्रैक्ट ना हो उस तरफ और अटैक ना कर सकें। तो हम घूमे और जीप भी ओपन, कवर्ड जीप नहीं थी, सिर्फ छत थी, साइडों से ओपन। पर हमने बहुत इन्जॉय किया। हम गए तो वहाँ कहीं हमें हिरन की डेड बॉडी दिखी, कहीं गाय की दिखी। तो गाइड हमें बताता जा रहा था कि आज का ताज़ा अटैक है, ये 4 दिन पुराना अटैक है। तो फिर मुझे मेरे हमारे जैन मुनि जो हमने पढ़े शास्त्रों में वो याद आए कि वो यहाँ बैठे सालों साल तपस्या करते हैं। तो फिर मैंने अपने मन में मुनि राजों को बैठाया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप इतने हिंसक पशुओं के बीच में, इतने घनघोर जंगल में जहाँ एक आम आदमी आने से डरता है, आप कैसे निडर होकर के यहाँ तपस्या कर लेते हो, कैसे यहाँ रहते हो? तो आपके पास छत भी नहीं होती, पीने को पानी नहीं होता। तब मुझे जवाब क्या मिला पता है? कि इस जंगल में सिर्फ हिंसक पशु ही नहीं रहते, यहाँ पर शांत नेचर के हिरण, खरगोश जैसे भोले पशु भी रहते हैं, शाकाहारी भी रहते हैं। वैसे ही हम भी यहाँ रहते हैं, हमें डर नहीं लगता किसी से। क्या कहते मेरे मुनिराज कि हमें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें अपने आयु कर्म पे पूरा भरोसा है कि जब तक आयु है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, इसलिए हम निडर होकर के यहाँ अपनी तपस्या करते हैं, है ना। टाइगर भी हमें खा नहीं सकता। और यदि आयु ही पूरी हो गई तो तुम बड़े बड़े महलों में भी तो मरते हो, डॉक्टरों के हाथों में भी तो मरते हो, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाने पर भी तो मरते हो, तो हम जंगल में मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो तुम तो मनुष्य होकर मनुष्यों पर ही वार करते हो, तो ये तो
पशु हैं बेचारे, अगर इन्होंने भी वार कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से मैं बहुत स्ट्रांग होती चली जाती हूँ खुद से बातें करके। फिर मैं फूलों से पूछती हूँ कि तुम्हें इतनी खूबसूरती से खिलने में कितनी कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है, कांटों की चुभन सहते हुए भी तुम खिलते हो। कभी हार बन कर के दुल्हन के गले में डाले जाते हो, कभी उसी हार को फिर शादी हो जाने पर ज़मीनों पर बेरहमी से फेंक दिया जाता है। फिर लोग तुम्हें कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं, है ना। और कभी तुम्हें अर्थी पर चढ़ना पड़ता है। तो इतना ही नहीं, निर्दोष होते हुए भी तुम्हें उस मुर्दे के साथ अर्थी में जलना पड़ता है, चिता की अग्नि में जलना भी पड़ता है। तो लोग तुम्हें बेरहमी से तोड़ कर ले जाते हैं। माली तुम्हें कदम कदम पर कैंची चलाता है मेंटेन रखने के लिए, फिर भी तुम बार बार खिलते हो, बार बार उगते हो। कैंची चलाने वालों पर भी सुगंध बरसाते हो। कहाँ से लाते हो रे इतनी हिम्मत और इतनी सहन शक्ति, इतनी समता कहाँ से लाते हो। तो तब वो फूल मुझसे कहते हैं, मानो कि तुम ठीक कहती हो रश्मि, हम पर कैंची चलाने वालों को, हमें रौंद कर निकल जाने वालों पर भी हम सुगंध बरसाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। हम तुम्हारी तरह अपनी शक्ति को भूल करके छोटी सी परिस्थिति से 4 शब्दों से परेशान नहीं होते। हमें अपनी शक्ति का इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि हम जानते हैं कि रौंदे जाने पर, अग्नि में जलाए जाने पर भी हमारी 1000 बार उगने की, सुगंध बनाने की, सुगंध फैलाने के नेचर का नाश नहीं होता। तो बस यही हमारा आत्मविश्वास है जो हमें बार बार उगने का, बार बार सुगंध बनाने का एक साहस देता है। हम अपना सम्मान करना जानते हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। पता है क्या कहते हैं पौधे? कहते हैं कि तुम मनुष्यों की तरह हम परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं जानते, हम फिर से खड़े होना जानते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि बार बार खिलने में, उगने में ही हमारा सम्मान है। हमारी मुस्कुराहट, हमारा रूप, हमारी सुगंध सब हमारे ही हाथ में है। इसीलिए तोड़ने वाले भी हमें खिलने से रोक नहीं पाते। तोड़ना कुचलना तो कलयुग के मनुष्य का स्वभाव ही है। वो अपना स्वभाव निभा रहा है, मैं अपना स्वभाव, हम अपना स्वभाव निभाते हैं। टूट टूट कर खड़े होना हमारा स्वभाव है। तो देखो, अपने आप से बातें करना कितना सरल है ना। देखा आपने कितना, और आनंदमयी है बहुत, अपने आप को प्रसन्नता देने वाला है। अभी मेरे बोलते बोलते आपको समझ आ रहा होगा, मेरी फेस रीडिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि अभी मैं कितनी प्रसन्न हो गई हूँ बात करते करते। जब वीडियो शुरू किया था तब अलग चेहरा था, और अभी अलग, मेरे अंदर की खुशी, अंदर का आनंद चेहरे पे झलक रहा है। मैं खुद देख पा रही हूँ वीडियो में। क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है खुद से बातें करना, तो है ना। तो हर पल पूरी सृष्टि हमें मूक संदेश दे रही है। हमने सिर्फ भाषा को एक सीखा है, मौन की भाषा बहुत बड़ी स्ट्रांग भाषा है। मैं एक दिन मौन पर भी मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा है वीडियो के लिए, वो भी मैं लाने वाली हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप लोग मिस मत करिएगा। तो पूरी सृष्टि हमें मूक संदेश दे रही है। हम है कि बहरे बने बैठे हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते उसकी मौन भाषा को। बच्चे की भी तो मौन भाषा को समझती है ना माँ, तो प्रकृति की क्यों नहीं? प्रकृति तो हमारी माँ है, बच्चा भी समझता है माँ की मौन भाषा, माँ के शब्दों को भी समझता है, माँ के एक्सप्रेशंस को भी समझता है। वो एक्सप्रेशंस मतलब मौन भाषा। तो प्रकृति हमारी माँ है, हमें भी तो उसकी भाषा को समझना चाहिए, है ना। तो शब्दों की भाषा को समझने में कोई तारीफ भी तो नहीं है। अरे असली कान वाले तो वो हैं जो अपने मन और प्रकृति की मौन भाषा को सुन सकते हैं, वो असली कान वाले हैं। बाकी तो कान होते हुए भी बहरे हैं, है ना। तो आप धरती से इसी तरह बात करिए, जो हर समय अनगिनत टनों के भार को अपने ऊपर सहन करती हुई शान से खड़ी रहती है। आ जाओ, जितने आने आ जाओ, सबको रास्ता देती है। लोग उस पर रक्त की नदियां बहाते हैं। पहाड़ों पे चले जाओ, इतनी भीड़ चलती है पहाड़ों पर, इतने खोद दिए जाते हैं, डायनामाइट लगा करके उड़ा दिए जाते हैं, फिर भी खड़े, और फिर भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तोड़ने वालों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है ये, जो उनको डायनामाइट से उड़ा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, वही पहाड़ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह नार्सिसिस्ट लोग जो आपको आज
परेशान कर रहे हैं, आपका ये धैर्य हौसला देखकर आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, वो हो जाएंगे अट्रैक्ट एक दिन। ठीक है, तो ये है। आप इतनी नदियाँ लोग खून की नदियाँ बहा देते हैं, फिर भी धरती जरा भी नागमोह नहीं सिकोड़ती। गंगा को देख लो, लोग जाते हैं, तैरते हैं, सारा शरीर का गंद वहाँ डाल के आते हैं, पसीने यूरिन पास कर देंगे, अर्थियाँ डेड बॉडीज़ वहाँ बहाई जाती हैं, सारा कचरा, फिर भी शांति से बहती है, अपने नेचर में बहती है, मलिन नहीं होती। तो ये चीज़, तो इस प्रकार साथियों मैं पूरी प्रकृति से बात करती हूँ। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी जो भी है यहाँ सब हमारा एक कुटुंब की तरह से है, एक फैमिली की तरह से है। तो पूरी प्रकृति से बात करो, उसको दोस्त बनाओ, आपको पता नहीं चलेगा दिन महीने साल कैसे पंख लगा के उड़ चले जाएंगे, और आपको लगेगा अरे अभी तो ये 2026 आया था, अभी 27 आ गया, अभी 28 भी आ गया। इस तरह से आप बहुत खुश खुश जियोगे। तो और हर बात का जवाब आपको आपके अंदर से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद से बात करने पर जो एक स्ट्रेस हमें बाहर दूसरे लोगों से बात करके मिलता है वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि आनंद मिलेगा। और मेरा जीवन तो जिस तरह से सुख शांति में पंख लगा के उड़ ही रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता, आपका भी उड़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई तो आप लोग बोर भी हो जाओगे, इसलिए बस आज के लिए इतना ही।